गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ हमें समझना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में केस नंबर 1, प्लेन ऑफ सिमेट्री में केस नंबर 1 क्या कि POS in unsaturated system। POS in unsaturated system। अनसैचुरेटेड सिस्टम, मान के लिए कि मैं एग्जांपल लेता हूं। ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है जेंटलमैन, जिसमें ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हो गया, और ये कार्बन भी क्या हो गया, sp2 हो गया। तो बोथ कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। बोथ कार्बन एटम और sp2 हाइब्रिडाइज। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, प्लेनर। तो सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्लेनर मॉलिक्यूल। हमेशा ध्यान रखें जेंटलमैन कि यदि इस प्रकार के अनसैचुरेटेड सिस्टम में जहां पर 2 कार्बन sp2 हो जाएं और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 1 है। ये अल्कीन का केस है, अल्कीन हम बोल सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम प्लेनर बोलते हैं, और प्लेनर मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री हमेशा पाई जाती है, उसे बोलते हैं स्लाइस POS। इन प्लेनर याद रखना है हमेशा आपको। इन प्लेनर बताया था मैंने चॉकलेट वाला एग्जांपल कि जो है उसको कटर से, जैसे हम ये कोई मॉलिक्यूल है, उसको ऐसे समझो आप। ये एक्चुअली में 3D है, ये तो हम पेपर पे बना रहे हैं। ये मॉलिक्यूल मान चलो ऐसे ले लिया अब आपने, है ना। अब इस मॉलिक्यूल को हम एक कटर से 2 इक्वल हाफ में काट रहे हैं, बिल्कुल काट सकते हैं 2 इक्वल हाफ में। तो इसे बोलते हैं स्लाइस इन प्लेनर मॉलिक्यूल। इन प्लेनर मॉलिक्यूल स्लाइस POS is present always। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो, अब आप इसमें मान चलिए कि हम इसमें देखें जरा। मान लीजिए कि ये हम एक वर्टिकल प्लेन इसमें ड्रॉ करें। अब इस वर्टिकल प्लेन में जब हमने ये वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किया
तो जरा देखें कि ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं है। देखो मैं फिर आपको बता दूं कि ये नहीं पूछा जाता कि कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है या कितनी है। अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो गई तो समझो कि वो मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ गई, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा, वो कंपाउंड में कायरलिटी नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को ही बोलते हैं कायरलिटी। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई? कायरलिटी। देखिए ये मान चलिए हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया। देखो प्लेन के इस साइड ये ऑब्जेक्ट है H और इसकी जो मिरर इमेज है वो H है, बिल्कुल है। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे जो मिरर इमेज है वो Cl है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही। जरा देखें कि इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे कट करें, दिस वन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सोचने वाली बात है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए साहब कि इधर पे जो ऑब्जेक्ट है वो मान के चलो H है, तो यहाँ पे तो Cl आ गया, H होना चाहिए भाई इसकी इमेज, और यहाँ पर H है तो यहाँ Cl होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इसमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की भी बात करें तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी CCl और ये CH बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी सामान्यतः नहीं होगी, क्योंकि डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमें बॉन्ड लेंथ का ध्यान रखना है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। मैंने तो आपको 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए बताई कि आप यदि उनमें से कोई एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक कर ले जाते हो तो आप लिख सकते हो कि हाँ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑप्शन में केवल ये पूछा जाता है कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आपको लिखना है यस, और नहीं है तो नो। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। जरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए मान के चलिए हमने ये मॉलिक्यूल ऐसे बना दिया। अब देखो आप इसमें ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो अब आप बोलोगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे H और यहाँ पे Cl है तो H होना चाहिए। यहाँ पे Cl है और यहाँ H है तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। क्या डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। लेकिन स्लाइस तो है, प्लेनर है ना, तो स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री है यस। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है DPOS, नो। क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो। तो ध्यान क्या रखना है कि डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये X है और ये Y है, X एंड Y बॉन्ड लेंथ X and Y bond length are not equal. So diagonal plane of symmetry is absent.
अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद हम मैं पीओएस की बात करूं एलीन में, एलीन सिस्टम। तो एलीन में दो केस होंगे, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मान चलो कि ये ग्रुप X Y और ये A B लगे हुए हैं। तो ये पहला कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ये दूसरा। तो इवन नंबर ऑफ एलीन में खास बात क्या होती है जेंटलमैन, कि इवन नंबर ऑफ एलीन में जो C1 है, इस पे जो ये ग्रुप लगे हुए हैं ये प्लेन में है। C1 एंड C3 आर नॉट इन प्लेन, आर नॉट इन सेम प्लेन। मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, तो इसमें स्लाइस पीओएस कभी नहीं होगा। स्लाइस पीओएस इज एब्सेंट। क्योंकि ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर। तो इवन नंबर ऑफ में स्लाइस पीओएस प्रेजेंट नहीं होता है। अब अगर यहाँ पे हम ये एक और वर्टिकल की बात करें, तो अगर यहाँ पे A इक्वल टू X है, पहली बात A इक्वल टू X है और B इक्वल्स टू Y है, तो पीओएस प्रेजेंट होगी, बिल्कुल होगी। अगर मैं बोलूं कि A इक्वल टू B है और X इक्वल टू Y है, तो देखो क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? यस। अगर मैं A, B, X और Y को सभी को H ले लूं, और मिथाइल, तो क्या पीओएस प्रेजेंट होगी? यस। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें लेकिन स्लाइस पीओएस प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के केस में मतलब एलीन्स में पीओएस हो सकता है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑड नंबर की अगर हम बात करें, ऑड नंबर सिस्टम, पीओएस इन एलीन सिस्टम में यदि मैं ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एलीन, अगर मैं एलीन में पाई बॉन्ड ऑड नंबर में लूं,
तो ऑड नंबर में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये पूरा मामला है, ये पूरा हम एक ही कंसीडर कर लेंगे, मतलब ये कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। और ये अगर प्लेनर हो जाएगा तो इसमें स्लाइस पीओएस रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन में ऐसा नहीं था, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा मॉलिक्यूल। समझो आप बात को। और यहाँ पर अब आप समझें कि इसमें HPOS भी प्रेजेंट हो सकता है, BPOS भी प्रेजेंट हो सकता है, और डायगोनल भी प्रेजेंट हो सकता है, और स्लाइस भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब हम ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एलीन्स में, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एलीन्स को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे कि ये पूरा बीच वाला मामला हम गोल कर देंगे, और जस्ट लाइक ऑड नंबर ऑफ एलीन is just consider as a pi bond, as a single pi bond. अनसैचुरेटेड एलीन के बाद सिस्टम आता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। POS इन साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन तीसरा सिस्टम। तो साइक्लोअल्केन में क्या मैंने बताया, पहले ही बता दिया कि जैसे ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है, तो इसमें कैसा सिस्टम करना है कि POS प्राप्त करना है। तो यहाँ पर HH लगा लो, जिसका कोई नहीं उसका H होता है। यहाँ HH लगा लो, मतलब जैसे आपको मैं देसी भाषा में समझाऊं कि जैसे खाटला होता है तो खाटला बना लो, चारपाई बोलते हैं, पलंग, चारपाई बना लीजिए। और अब देखिए, इस H को तो हम स्लाइस में ले रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर ये प्लेनर तो है नहीं, तो यहाँ स्लाइस क्यों ले रहे हैं? अरे प्यारे बच्चों, H एटम्स आर बिहेव एज बॉल्स। हम बॉल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं इनको। तो कटर से काटेंगे तो ये तो कटेंगे ना ऐसे। हाँ, अब देखो, जब यहाँ पे तो ये हो गया मिरर, ये क्या हो गया, ये मिरर हो गया ना। और जब ये मिरर हो गया तो देखो इधर C, इधर C पे 2H और 2H, यस। तो मतलब इसमें POS है, ये वर्टिकल POS है। ऐसे भी हम काट सकते हैं। इधर देखो HH लगा दो, HH लगा दो, चारपाई बना दो साहब। जब हमने HH लगाया और ये हमने ऐसे कट किया तो देखो साहब ये मिरर हो गया, और इस मिरर के इधर कार्बन, ये देखो C, और इधर कार्बन, इधर भी कार्बन है, ये देखो, और कार्बन पे H। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो अगर हम ऐसे ही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो कार्बन H इधर, इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, तो यहाँ पे भी POS है।
तो साइक्लोअल्केन में आपको जब पीओएस की चर्चा करनी है तो साइक्लोअल्केन में आपको चारपाई बना लेनी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि आप साइक्लोअल्केन में जब पीओएस की चर्चा करें तो आप क्या बना लें, चारपाई बना लें। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, पीओएस इन चौथा केस, पीओएस इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन मान चलो एक Cl लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है। इधर Br है और इधर H है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है सब। चारपाई बनाना, H H H H, तो देखिए ये तो बॉल कंसीडर हो जाएगी। तो अगर हम यहां से कोई प्लेन ऐसा ड्रॉ करें, तो इधर देखो कार्बन और इधर कार्बन, इस पे H और इस पे H, और ये तो किस में कट जाएंगे, स्लाइड्स में कट जाएंगे। सिमिलरली ये किस में कट जाएंगे, स्लाइड्स में। behave a ball, behave like a ball and cut like a slice. इधर देखो आप, H H H H H H, तो इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, इस पे H, और तो ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। लास्ट केस आया POS इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन में देखो, तो देखो इसको कैसे शो कर लें। एक Br ऐसे कर लो और एक Br ऐसे कर लो, चारपाई बना लो साहब। और ऐसे आपने कट किया तो देखो ये मिरर है, इधर कार्बन है और इधर भी कार्बन है, इसके इधर H है और इसकी इमेज ये, इधर ये H और इसकी इमेज ये। तो मतलब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, एलीन, एलीन में दो सिस्टम हुए, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे जेंटलमैन, और मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की सिमेट्री, मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बताई,
हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यदि किसी प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है तो आप उस मॉलिक्यूल को सिमेट्रिक कहेंगे और उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एन इमेजिनरी पॉइंट एन इमेजिनरी पॉइंट an imaginary point through which traveling in opposite direction we get same atom or group at equal distances. सेम एटम और ग्रुप एक इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर, प्यारे बच्चों देखो, मान के चलो कि यहां पर कोई पॉइंट हम कंसीडर करें, ओके, और इस पॉइंट के इधर चलने पर आप देखो H मिल रहा है और इधर अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर उतनी ही डिस्टेंस पे H मिल रहा है। इस डायरेक्शन में चलने पर मिथाइल मिल रहा है और इस डायरेक्शन में अपोजिट चलने पर मिथाइल मिल रहा है। सो इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे आप बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ध्यान दें, अगर यही मॉलिक्यूल ये देखिए, यहाँ पे मान चलो सेंटर हो और यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाने पर मिथाइल मिल रहा है, इस डायरेक्शन में जाने पर H मिल रहा है जो कि नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे Br मिल रहा है और इधर Cl मिल रहा है, मतलब इसमें COS प्रेजेंट नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या है जेंटलमैन? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग समझिए कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर यदि इक्वल डिस्टेंस पर सिमिलर ग्रुप, सिमिलर एटम प्राप्त होते हैं तो उसे आप सेंटर ऑफ सिमेट्री, उस इमेजिनरी पॉइंट को देखो, उसमें क्या था, उसमें इमेजिनरी क्या था, प्लेन था, इसमें क्या है, इमेजिनरी पॉइंट है, सेंटर है, ठीक है ना, और वो पॉइंट सेंटर पे ही होगा, तय बात है, तो उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री।
लेकिन सीधी सी सरल सी बात क्या है प्यारे बच्चों कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो चाहे एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो, किसी भी प्रकार की सिमेट्री होने पर उस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। देखो क्वेश्चन करते हैं कि मान के चलिए दो मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं, और पूछा जाए कि COS इज प्रेजेंट, तो देखिए यहाँ पे सेंटर होगा और इस डायरेक्शन में जाने पर H मिल रहा है, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे भी H मिलेगा, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट होगा तो इस डायरेक्शन में जाने पर क्या मिलेगा जेंटलमैन, I मिलेगा, आयोडीन, और यहाँ पे I मिलेगा, यहाँ पे H मिलेगा और यहाँ पे H मिलेगा, यहाँ पे I मिलेगा, यहाँ पे I मिलेगा, CH3, तो इसमें भी COS है। लेकिन आप देखें कि अगर इसे ऐसा बना दिया जाता तो यहाँ पे जाने पर और यहाँ पे जाने पर ये I मिल रहा है और यहाँ पे CH3 मिल रहा है इस सेंटर से, यहाँ पे जाने पर I मिल रहा है और यहाँ CH3 मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप देखो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, नहीं, H और ये I, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और अगर इसे मैं वर्टिकल काटूं तो इधर पे H है तो इधर पे I है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें देखो I है, इधर CH3, और अगर इसे वर्टिकल काटें तो इधर I है, और तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप चेक कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। इसके बाद आता है जेंटलमैन एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसका पूरा नाम होता है एक्सेस तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजनरी एक्सेस, एन इमेजनरी एक्सेस through which a molecule can rotate and repeat more than one times. एक ऐसी मनगढ़ंत, एक ऐसी काल्पनिक एक्सेस जिसके थ्रू मॉलिक्यूल को रोटेट करने पर वो एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है, उसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? एक्सेस ऑफ सिमेट्री की कैलकुलेशन
हम कैसे करते हैं कि n इज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा। n इज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, देन AOS विल बी प्रेजेंट। n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तब उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा। मतलब अगर थीटा मैंने 90 डिग्री लिया तो n क्या आ जाएगा 360 अपॉन 90, ये आ जाएगा 4। तो इसे हम बोलेंगे C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। C का मतलब कार्बन है, 4 का मतलब 4 बार, ठीक है ना। C4 मतलब जैसे हम बात करें साइक्लोब्यूटेन की, इन्हें हम रैंडम कार्बन देते हैं 1 2 3 4, और इसे हम रोटेट कराएं, ठीक है ना, इसे हम रोटेट कराएं, तो इसे हम रोटेट कराएंगे, कितने पे रोटेट कराएंगे। अब आप देखो कि जब हम इसे रोटेट कराएंगे तो ये जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। तो जब हम रोटेट कराएंगे तो ये रिपीट करेगा 90 डिग्री पे, समझ रहे हो ना। आप इसे पलट दो, आप इसे पलट दो, मतलब जस्ट लाइक आप ये मान लो कि घर में जैसे आप रोटली सेकते हो, रोटली बोल दो, भाकरी बोल दो या पराठा बोल दो, कुछ भी, आप उसे पलटते जाओ तो वो रिपीट होता जाएगा। आप ये काम आसानी से देख सकते हैं मम्मी लोगों को करते हुए कि रोटली जैसे आप पलट रहे हो तो इसे आप बोलोगे C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर थीटा मान के चलिए कितना हुआ 120 डिग्री हुआ, थीटा कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, तो n क्या हो जाएगा 360 बाई 180, तो ये क्या हो जाएगा 2, मतलब तो इसे बोलेंगे C2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 बाई 120, तो यहाँ पे हो जाएगा N3, तो इसे बोलेंगे C3। तो आप देखेंगे कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री जैसे ये ट्रायंगल है ना, तो ये जो एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री होता है ना, 120 डिग्री होता है। मान चलो इसे 1 है, ये 2 है और इसे 3 है। अब आप क्लॉकवाइज वाइज से आप रोटेट करते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे आप बोलेंगे C3, C2 और C4। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री जेंटलमैन सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री में कोई खास पॉइंट नहीं है। अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री में ध्यान ये देना है कि एक एक्सेस होती है और उसी के परपेंडिकुलर एक एक्सेस होती है, उससे वो मॉलिक्यूल फिर से प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसी इमेजनरी एक्सेस, मतलब जैसे आपने देखा होगा कार की स्टीयरिंग होती है, तो स्टीयरिंग को आप ऐसे रोटेट करिए, है ना, तो स्टीयरिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, या उसी को हम बोल सकते हैं पराठा एक्सेस या रोटली एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मतलब देसी भाषा में, ठीक है ना। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितने प्रकार की होती है 3, C2, C3, C4। मतलब समझो बात को कि 90 डिग्री पे रोटेट करने पर ये मॉलिक्यूल 4 बार आपके सामने आएगा। कहने का मतलब ये है 90 डिग्री पे रोटेट करने पर ये मॉलिक्यूल 4 बार आपके सामने रिपीट होगा। 120 पर ये मॉलिक्यूल रोटेट करने पर यदि 3 बार रिपीट हो, किसी मॉलिक्यूल को 180 पे रोटेट करने पर वो 2 बार रिपीट हो जाए तो उसे C2 बोलते हैं, इसे C3 बोलेंगे और इसे C4 बोलेंगे।
तो जेंटलमैन मेन बात ये है कि आपको ध्यान रखना है कि सिमिट्री, एलिमेंट ऑफ सिमिट्री बहुत ही डिटेल में जानने के बाद मतलब हमें ये बात क्लियर हो गई कि मॉलिक्यूल में यदि सिमिट्री का कोई भी हिस्सा है तो फिर वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होगा, मतलब उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होना चाहिए। तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या है, मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री ना हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या आई कि असिमेट्रिक मॉलिक्यूल और कायरल मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल मतलब जिसे हम दो हिस्सों में ना बांट सकें, तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल में नो एलिमेंट ऑफ सिमिट्री, no element of symmetry will be present. तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए मतलब कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए मतलब असिमेट्रिक कार्बन। तो असिमेट्रिक कार्बन या असिमेट्रिक सेंटर या उसी को बोलते हैं कायरल सेंटर, के लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है जेंटलमैन। एक तो बात कि इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड उसे sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और इट बॉन्डेड इट मस्ट बी बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए असिमेट्रिक सेंटर मतलब कायरल सेंटर के लिए। कायरल सेंटर क्या क्या हो सकता है? कायरल सेंटर कार्बन हो सकता है, तब उसे आप कायरल कार्बन बोलेंगे। ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। यदि कायरल सेंटर कार्बन होगा तो उसे हम कायरल कार्बन बोलेंगे। बड़ी सरल सी बात है कि एक ऐसा कार्बन जो sp3 हो और जिससे जुड़े हुए चारों एटम या चारों ग्रुप क्या हों, डिफरेंट हों, A, B, X एंड Y। अब साहब आप बताओ कि इसमें कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री लाओगे? नहीं ला सकते ना।
प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं ला सकते क्योंकि इसमें जो प्लेन होगा, जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री में इधर ए है, इधर वाई है, इधर बी है, इधर एक्स है। चलो प्लेन बनाओगे तो इधर ए है, इसका इमेज एक्स बन रहा है, इसका है एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी, तो ये पलटेगा, मतलब ये रिपीट ही नहीं होगा। तो जब किसी मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाएगी तो उस मॉलिक्यूल को हम असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे जेंटलमैन। और असिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कम से कम एक कायरल सेंटर जरूर होगा, और कायरल सेंटर होने के साथ साथ वो मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वो असिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक पॉपुलर टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है ना। तो हम लोग कायरल सेंटर की कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, छोटे छोटे कुछ और टर्म हैं वो भी मैं बता दूंगा, और हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ रुख करेंगे अगले लेक्चर में। और मैंने बता दिया कि कन्फर्मर्स की चर्चा हम अल्केन में करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आइसोमेरिज्म का पार्ट लगभग ख़त्म होता है। कायरल सेंटर की प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं, एक दो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें मैंने F जोड़ दिया, Cl, Br और ये I। तो ये देखो, ये कार्बन sp3 है और ये कायरल कार्बन भी है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं जेंटलमैन। यहाँ पर मिथाइल लगा दो, यहाँ पर इथाइल लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया, तो ये कार्बन कायरल हो गया जेंटलमैन। यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ मिथाइल लगा दिया, यहाँ पर Et लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया, तो ये कार्बन कायरल हो गया। मिथाइल लगा दें और इधर इथाइल लगा दें और इधर H लगा दें और एक इसके पास लोन पेयर है जेंटलमैन। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये कार्बन भी क्या हो गया, ये नाइट्रोजन क्या हो गया, कायरल हो गया। तो कोई भी एटम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन कायरल हो सकते हैं यदि वो sp3 हो, है ना। और उसके चारों अरेंजमेंट जो हों, देखो आप नाइट्रोजन पर मिथाइल है, एक इथाइल है, प्रैक्टिस और मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें और भी जो आपको जानने लायक हैं NCERT लेवल पे और नीट लेवल पे, JEE मेंस लेवल पे, वो मैं छोटी छोटी बातें और बता दूंगा। और जो मेन कोर्स जो R&S सिस्टम है, तो वो R&S सिस्टम में आपको बता दूंगा और आगे चल के भी पढ़ लेंगे उसको, तो वो कोई एक बड़ा इशू नहीं है। आप रिवीजन करिए। आइसोमेरिज्म का सारे लेक्चर पैकअप हो चुके हैं लगभग, वो आपके पास पहुंच गई हैं। कन्फर्मेशंस में आपको बता चुका हूँ कि मैं अल्केन में हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ाऊंगा, हाइड्रोकार्बन लेके आएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।